नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा और इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। झारखंड में आज का दिन राजनीति से भरपूर रहा। विधानसभा में बहुमत साबित करने के बाद हेमंत सोरेन सरकार ने अपना कैबिनेट का विस्तार किया। कैबिनेट में कई नए चेहरों को जगह मिली और कुछ पुराने चेहरों को अलविदा भी कहा गया। सरकारी विभागों का बंटवारा एक सीएम और 11 मंत्रियों के बीच किया गया। हेमंत सोरेन की हम बात कर ले तो ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से कौन कौन से मंत्री हैं जिनके पास विभाग गया है। हेमंत सोरेन की हम बात कर ले तो हेमंत सोरेन के पास जो कि मुख्यमंत्री हैं उनके पास कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग गया है। गृह कारा सहित विभाग उन्हीं के पास है। पथ निर्माण विभाग भी हेमंत सोरेन ने अपने पास रखा है। भवन निर्माण विभाग भी उनके पास है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, संसदीय कार्य सहित वैसे सारे विभाग जो अन्य मंत्रियों को आवंटित नहीं किया गया है, ये हेमंत सोरेन अपने पास रखे हुए हैं। चंपाई सोरेन की हम बात कर ले तो चंपाई सोरेन के पास जल संसाधन विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग दिया गया है। रामेश्वर उरांव की हम बात कर ले तो वित्त विभाग, योजना एवं विकास विभाग, वाणिज्य कर विभाग, संसदीय कार्य विभाग दिया गया है रामेश्वर उरांव को। सत्यानंद भोक्ता की हम बात कर ले, आज उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। उनके विभाग में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्हें श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग का एक बार फिर से मंत्री बनाया गया। उनके पास उद्योग विभाग भी गया है। और मंत्रिमंडल में नया चेहरा वैद्यनाथ राम, उनके पास स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग गया है। दीपक बिरुआ की हम बात करें तो उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह मिली। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण को छोड़कर सारे विभाग दिया गया है दीपक बिरुआ को। उनके पास परिवहन विभाग भी है। बन्ना गुप्ता की बात कर ले तो बन्ना गुप्ता के विभाग में भी बदलाव नहीं किया गया है। उन्हें स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग दिया है। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले का विभाग भी उन्हें यानी कि बन्ना गुप्ता को दिया गया है। अब इरफान अंसारी की हम बात कर लेते हैं। इरफान अंसारी भी नया चेहरा, जिन्हें लेकर हमने भी खबर दिखाई थी कि वो मंत्री बनेंगे और उस पर मुहर भी लगी। इरफान अंसारी को आलमगीर आलम का ही विभाग दिया गया और पहले से ही कहा जा रहा था ग्रामीण विकास विभाग उन्हीं को दिया गया है। ग्रामीण कार्य विभाग उन्हीं के पास है। पंचायती राज विभाग भी इरफान अंसारी के पास है। चलिए मिथिलेश ठाकुर की हम बात कर लेते हैं तो मिथिलेश कुमार ठाकुर के भी विभाग में कोई बदलाव नहीं किया गया। उन्हें पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का मंत्री एक बार फिर से बनाया गया है। हफीजुल हसन की हम बात कर ले तो हफीजुल हसन के पास भी वही विभाग है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, निबंधन विभाग, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग गया है हफीजुल हसन के पास। आगे हम बात कर लेते हैं बेबी देवी की तो बेबी देवी के पास महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग गया है बेबी देवी के जिम्मे में। अब दीपिका पांडे सिंह, जो कि बिल्कुल एकदम फ्रेश चेहरा, मंत्रिमंडल में उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली आज। और कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग उन्हें दिया गया। आपदा प्रबंधन विभाग भी दीपिका पांडे सिंह के पास है। और दीपिका पांडे सिंह के बारे में भी हमने पहले भी कहा था कि बादल पत्रलेख की जिस तरीके से छुट्टी हुई है मंत्रिमंडल से, तो उनका जो विभाग था कृषि, वो विभाग दीपिका पांडे सिंह के जिम्मे जा सकता है। और उस पर भी मुहर लगी। टीवी 45 का दावा एक बार फिर से सच हुआ और दीपिका पांडे सिंह को कृषि विभाग दिया गया है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक भारती हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। देखिए अभिषेक, और हमारे साथ स्टेट हेड राकेश जी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम
अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, देखिए आप लगातार ग्राउंड जीरो पर बने रहे, फील्ड पर आपने देखा किस तरीके से आज का दिन राजनीति से भरपूर रहा। एक तरफ हेमंत सरकार अपना जो प्रस्ताव उन्होंने पेश किया वो बहुमत साबित होती है विधानसभा का विशेष सत्र में, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, सभी मंत्रीगण ने शपथ भी ले लिया। लेकिन अभिषेक देखिए, गौर करने वाली बात है कि जो हेमंत कैबिनेट का विस्तार हुआ और हेमंत सोरेन में जो मंत्री बने, तो कहीं ना कहीं सभी जातियों को जो है वो साधने की कोशिश जरूर की गई है, क्योंकि उसमें स्वर्ण जाति के भी हैं, एससी एसटी की भी बात कर ले तो तमाम ओबीसी की बात कर ले, सभी मंत्री जो सभी जाति के जो मंत्री हैं इस बार मंत्रिमंडल में दिखे। तो ये क्या कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, चुनाव जीतो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। क्या अंकिता, आज पूरे दिन को मैं बहुत करीब से देख रहा था और जिस पॉइंट पर सबसे ज्यादा मेरा ध्यान गया उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। देखिए, सुबह में चंपाई सोरेन ने जब जो विश्वास प्रस्ताव था उस विश्वास प्रस्ताव पर अपना संबोधन दिया, पूरे संबोधन के दौरान उन्होंने हेमंत सोरेन का एक बार भी नाम नहीं लिया, पहली चीज। दूसरी चीज, आप चंपाई सोरेन का जो बॉडी लैंग्वेज है उस बॉडी लैंग्वेज को देखिएगा। चंपाई सोरेन के बॉडी लैंग्वेज में वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं है। चंपाई सोरेन ने एक बात कही कि भाई कहीं ना कहीं, ठीक है, बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा कि सबसे ज्यादा सरकार में आप लोग रहे हैं, लेकिन जो विश्वास प्रस्ताव को लेकर के चंपाई सोरेन ने कहा कि भाई गठबंधन ने अलग नेता चुना, पार्टी ने अलग नेता चुना, तो इस बयान के मायने क्या है आपको समझने की जरूरत है। जो कैबिनेट की बैठक हुई अंकिता, कैबिनेट की बैठक के बाद जो सबसे पहले शख्स इस बैठक से बाहर निकले वो थे चंपाई सोरेन। चंपाई सोरेन ने जब कैबिनेट से बैठक में निकलने के बाद उनसे पूछा गया कि चंपाई दा आपको कौन सा विभाग मिला, चंपाई दा ने कोई जवाब नहीं दिया। चंपाई दा ने कहा कि अभी थोड़ी देर में नोटिफिकेशन आ जाएगा। हमने चंपाई दा तो पूछा कि आप खुश है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। चंपाई दा चुपचाप गाड़ी में बैठे और निकल गए। चंपाई दा ने कुछ भी नहीं बोला, मतलब चंपाई दा की ये खामोशी, चंपाई दा की बाइट हमने भेजी है, चंपाई दा की वो बाइट आप दर्शकों को जरूर सुनाएं अगर पॉसिबल होगा तो। उस बाइट को आप देखेंगे, चंपाई दा ने, मैंने पर्सनली भी उनसे पूछा कि चंपाई दा कौन सा विभाग, उन्होंने कहा अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन जिस तरीके का जवाब चंपाई दा की तरफ से निकला, चंपाई दा ऐसे बातों के लिए जाने नहीं जाते हैं। अमूमन चंपाई सोरेन एक ऐसे नेता है जो पत्रकारों से बात करने के लिए जाने जाते हैं, जो सारी बातों को साफ गोई से रखने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन चंपाई सोरेन खुश नहीं थे, बहुत संभव है इसके लिए खुश नहीं थे क्योंकि बसंत सोरेन की जगह अगर चंपाई सोरेन को मंत्री बनाया गया तो बहुत हद तक उम्मीद थी कि भवन निर्माण और पथ निर्माण जो है वो मंत्रालय चंपाई सोरेन को मिलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिला। उनको जल संसाधन और उच्च और तकनीकी शिक्षा जो है वो विभाग मिला। देखिए, अगर चूंकि भवन निर्माण और पथ निर्माण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पास रखा है, इसको बहुत प्रभाव वाला विभाग कहते हैं और रेवेन्यू वाला भी विभाग है ये, तो जाहिर सी बात है पिछले बार जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने ये विभाग अपने पास रखा था। तो ऐसी स्थिति में चंपाई सोरेन को जल संसाधन और जो ये उच्च और तकनीकी शिक्षा मिला है, ये भी वो विभाग है जो विभाग खुद हेमंत सोरेन अपने पास रखे हुए थे, लेकिन अब जो है वो चंपाई सोरेन के पास है। लेकिन हाव भाव से ऐसा लग रहा है कि चंपाई सोरेन बहुत ज्यादा खुश नहीं है, और हाव भाव से ये भी लग रहा था कि बन्ना गुप्ता भी बहुत खुश नहीं है। बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री तो रहेंगे, लेकिन आपदा प्रबंधन मंत्री अब दीपिका पांडे सिंह है, तो आपदा प्रबंधन जो है बन्ना गुप्ता से वापस लिए जाने का, चूंकि अंदर की खबरें ये है कि बन्ना गुप्ता ग्रामीण विकास चाहते थे और इरफान अंसारी को स्वास्थ्य विभाग दिया जाना था। इरफान अंसारी बोल भी रहे थे कि उनको भी मन मुताबिक विभाग नहीं मिला, वो स्वास्थ्य चाहते थे लेकिन उनको ग्रामीण विकास मिला। हालांकि ग्रामीण विकास ज्यादा महत्वपूर्ण विभाग है तो इरफान अंसारी पर ज्यादा महत्वपूर्ण दारोमदार दिया गया, लेकिन इरफान अंसारी खुश नजर है। तो अभी देखिए, अब कल सारे जो मंत्री है वो अपने अपने कार्यभार संभालेंगे और प्रतिक्रियाओं का दौर आएगा, उसके बाद समझ में आएगा कि समीकरण किस तरीके से चल रहा है। जी अंकिता। जी अभिषेक, आपके पास आएंगे, हमारे साथ झारखंड स्टेट के राकेश जी भी बने हुए हैं। देखिए राकेश जी, अगर हम जिस तरीके से हमारे सहयोगी अभिषेक ने कहा कि इरफान अंसारी के पास बेहद ही महत्वपूर्ण विभाग गया है, जो विभाग आलमगीर आलम के पास था वही विभाग दिया गया है इरफान अंसारी को। और अगर इरफान अंसारी के हम बयान पर भी ध्यान दें, जो जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने अभिषेक ने उनका बयान भी लिया था, तो उस बयान में उन्होंने कहा कि उन्हें जब जो मंत्रिमंडल में इस वक्त जगह दी गई है और उन्हें कहीं ना कहीं मैच फिनिशर के तौर पर जगह दी गई है, तो कहना ये बिल्कुल गलत नहीं होगा राकेश जी कि इरफान अंसारी की पूरी जो मेहनत है उसका ये परिणाम है?
देखिए अंकिता, खास करके जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं खास करके, और सबसे अहम बात कही जा सकती है कि विभागों के बंटवारे को लेकर जो चर्चा चल रही है, और सबसे एक और अहम बात कही जा सकती है कि कुछ लोग जैसे कि बसंत सोरेन अब मंत्रिमंडल से बाहर हैं। ये सारे फैक्टर जरूर अब काम करने लगेंगे। हालांकि 2 से 3 महीने के अंदर चुनावी प्रक्रिया की ओर हम चले जाएंगे विधानसभा को लेकर के, लेकिन ऐसे में साफ तौर पर लगता है कि हेमंत सोरेन ने बड़ी ही समझदारी से काम करते हुए इन सारी चीजों को जरूर सामने रखने की कोशिश की है। लेकिन जैसा कि अभिषेक अभी बता रहे थे कि विभागों को लेकर जिस तरीके से अभी भी जिच जारी है, और हो सकता है कि इसका विरोधाभास भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफी कहा जा सकता है कि लोग संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। और आपने देखा होगा कि इरफान अंसारी की जुबान से भी कुछ चीजें निकली हैं, बन्ना गुप्ता ने भी कुछ सवाल खड़े किए हैं, और ऐसे मौके पर जब एकजुटता भी दिखाने की बात कही जा रही है, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसकी चुनौतियों को भी स्वीकार करने की जरूरत महसूस की जा सकती है। तो साफ तौर पर लगता है कि फिलहाल इंतजार करना चाहिए कि जब विभाग में जाने लगेंगे तमाम मंत्री और काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तब किस तरीके की अड़चन समझ में आएगी। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों को नए रूप में मंत्री में शामिल किया गया है उनको अब काफी समय तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक जिम्मेदारी मिली है, चुनाव का वक्त है, और हो सकता है कि अभी जब काम करने की प्रक्रिया शुरू होगी तब पता चल पाएगा कि वे कितने खुश और कितने नाखुश नजर आते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि चंपई सोरेन के हटने के बाद से तमाम जो गठबंधन दल के नेता हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, उनकी तरफ से भी सब कुछ सही ढंग से नहीं चलने की संकेत मिल रहे हैं। तो इसका कितना असर पड़ेगा आने वाले समय में राजनीति में और कितना असर पड़ेगा चुनाव में, ये थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। लेकिन फिलहाल की बातचीत की जाए तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने बड़ी ही तेजी से काम करते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया, खुद मुख्यमंत्री पद संभाले, और इसके बाद से गठबंधन दल के नेताओं के साथ बातचीत करके सब चीज को कहीं ना कहीं सही करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। लेकिन अब आने वाले समय में क्या कुछ आता है समय के साथ साथ, ये देखने वाली बात होगी। जी राकेश जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे सहयोगी अभिषेक भारती हमारे साथ बने, उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक, देखिए अगर हम बात करें तो जो पूर्व मंत्री है बादल पत्रलेख लंबे समय तक मंत्री रहे, कृषि मंत्रालय उनके पास गया, लेकिन इतने समय तक मंत्री रहने के बाद इस बार उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। उन पर कई गंभीर आरोप भी लगे। तो क्या वजह थी जो कि इस बार उनका विभाग छीनकर दीपिका पांडे सिंह को इस बार जगह दी गई उनकी जगह पर? अंकिता, देखिए बादल पत्रलेख का फीडबैक नेगेटिव था। हालांकि नेगेटिव फीडबैक तो रामेश्वर उरांव का भी था, लेकिन रामेश्वर उरांव के विभागों में बदली नहीं की गई है, क्योंकि रामेश्वर उरांव जो है वो सीनियर नेता है। बन्ना गुप्ता को भी दिल्ली दरबार में फटकार लगी थी, लेकिन बलि का बकरा बन गए बेचारे बादल पत्रलेख। आज सुबह भी आपने देखा कि कैसे कांग्रेस कार्यालय में जो कृषक मित्र हैं वो बादल पत्रलेख के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए थे कि बादल पत्रलेख ने कोई काम नहीं किया। अब ये तो नहीं है कि बादल पत्रलेख बिल्कुल फिसड्डी थे, हाँ, लेकिन ये जरूर है, देखिए समीकरण बहुत तरह के होते हैं, उन समीकरणों में बहुत सारी चीजें हैं। जैसा बादल पत्रलेख पर यह भी आरोप लग रहा था कि बादल पत्रलेख ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार किया था, तो ये आरोप भी बादल पत्रलेख पर था। एक तथाकथित ऑडियो के वायरल होने की बात भी कही जा रही थी, जिस ऑडियो में बादल पत्रलेख जो है वो सीता सोरेन के लिए चुनाव प्रचार की, मतलब वोट की अपील कर रहे थे। तो ये सब कुछ चीजें थी जिनका खामियाजा बादल पत्रलेख को भुगतना पड़ा। अब राजनीति में देखिए बहुत सारे समीकरणों को साधना होता है। दीपिका पांडे सिंह एक तो जातिगत समीकरण में फिट है, दूसरा चूंकि लोकसभा में ऐन वक्त पर उनका टिकट देने के बाद काटा गया था, तो इसको भी तो समझना था, इनको भी तो नाराजगी उनकी खत्म करनी थी, तो इन सब चीजों को भी ध्यान में रखना था। तो यहाँ पर दीपिका पांडे सिंह जीत गई। हालांकि देखिए 3 महीने के मंत्री पद में मिलने के कारण कोई बहुत क्रांतिकारी बदलाव तो नहीं आने वाला, ये लिख करके ले लीजिए। सभी मंत्री कह रहे हैं कि हमें 2020 खेलना है, 2020 खेलना है। तो अब देखिए कैसे 2020 खेला जाएगा। हालांकि अभी देखिए हेमंत सोरेन जब बोल रहे थे तो आपने सुना होगा, हेमंत सोरेन ने कहा कि भाई एक माइंस को लेकर के, माइनिंग को लेकर के एक प्लानिंग की जा रही है, एक नीति तैयार की जाएगी, उस नीति को लागू किया जाएगा। सहायक पुलिस कर्मियों को लेकर के उन्होंने कहा कि भाई धरना वरना छोड़ें और बात करने का ऑप्शन खुला हुआ है, बातचीत करें। तो तमाम चीजों को लेकर के जो चीजें अब धीरे धीरे साफ हो रही हैं, 2 से 3 दिनों के अंदर में सरकार की जो रणनीति। पुलिस कर्मियों की बात की, देखिए सहायक पुलिस कर्मी की अगर हम बात कर ले
तो ये कोई पहली दफा नहीं है जब सहायक पुलिसकर्मी सड़कों पर उतरे हैं, और इतना आज तो हमने इतना देखा कि विधानसभा परिसर में वो धरने पर बैठ गए और मानदेय बढ़ाने समेत अन्य मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आरोप और नारेबाजी भी करते हुए नजर आए। ये कोई पहली दफा तो था नहीं, हेमंत सोरेन की सरकार तो पहले भी थी, 3 साल पहले भी वो लगातार 37 दिन तक धरने पर बैठे थे। इसके बाद उन्हें आश्वासन की गुट्ठी तो जरूर पिलाई गई थी, लेकिन उसके बाद उनके मांगों पर कोई काम नहीं किया गया। ऐसा इस बार क्या हो गया कि हेमंत सोरेन इस बार मान गए हैं कि उनके जो मांगे हैं वो पूरी की जाएगी? क्या विधानसभा चुनाव की रणनीति यहीं से वो सही तो नहीं करना चाह रहे हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, सहायक जो पुलिसकर्मी उनकी मांगे बहुत पुरानी है। हेमंत सोरेन पहले भी इनसे मिले थे, इनको आश्वासन भी दिया था। ये लगातार कह रहे थे कि नहीं, हमारी मांगों को माना जाए। एटलीस्ट मांगों को माना ना जाए तो अभी फिलहाल इनकी मांग यही है कि एक प्रतिनिधि मंडल डायरेक्ट मुख्यमंत्री से मिलना चाहता है और मुख्यमंत्री से मिल करके अपनी मांगों से उन्हें अवगत कराना चाहता है, और वो चाहता है कि मुख्यमंत्री की तरफ से उनको सकारात्मक आश्वासन मिले। और इस बार ये सहायक पुलिसकर्मी जो है ये आर पार की लड़ाई के मूड में है, जो कि विधानसभा के अंदर हमने दिखा भी दिया। तो अब देखिए, हेमंत सोरेन की तरफ से जब ये कहा गया, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बातचीत का रास्ता खुला है। हालांकि सहायक पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि बातचीत तो हर बार होती है, लेकिन कंक्रीट कुछ नहीं होता। इस बार वो कंक्रीट करना चाहते हैं। तो इसको लेकर के अभी क्या रणनीति रहेगी, इसको लेकर के ये अभी देखना है। लेकिन एक बात तय है, सहायक पुलिसकर्मियों की जनसंख्या अच्छी खासी है, विधानसभा चुनाव सर पर है। तो ऐसी स्थिति में इनका जो आंदोलन है वो अगर आगे और बड़ा आंदोलन का रूप लेता है तो सरकार के लिए मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा आप देखिए, राजभवन के बाहर एक सैनिक जो है वो बहुत लंबे समय से धरने पर बैठे हुए हैं, पोदना बालमुचू। उनका भी मांग राज्य सरकार से, उनको लेकर के भी सरकार की तरफ से क्या कुछ आता है। चूंकि ये छोटी छोटी चीजों का इम्पैक्ट बहुत बड़ा रहता है, तो अब देखिए इसको लेकर के सरकार का रुख क्या रहता है और सरकार इसको लेकर के कौन सी प्लानिंग के साथ आती है। जी अभिषेक, हमारे साथ हमारे स्टेट है राकेश जी भी बने हुए, उनका भी रुख करेंगे। देखिए राकेश जी, ये बात मैंने पहले भी जिक्र किया है, जहां से हमारे राजभवन से हमारे सहयोगी चित्रंजन बने हुए थे। अगर हम बात करें कि हेमंत सोरेन के कैबिनेट से इस बार बसंत सोरेन को आउट किया गया, जब हेमंत सोरेन जेल में गए उसके बाद बसंत सोरेन को जगह जरूर मिली थी चंपाई सोरेन के कैबिनेट में। तो जाहिर सी बात है, इस बार अगर बसंत सोरेन का आउट किया गया है मंत्रिमंडल से, तो ऐसे में विपक्ष को क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है? क्योंकि अगर हम विपक्ष की ही बात कर ले, बीजेपी लगातार परिवारवाद को लेकर हमलावर है, क्योंकि चंपाई सोरेन से जब इस्तीफा दिलवाया गया, हेमंत सोरेन एक बार फिर से कुर्सी पे बैठे, तब से ही बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि हेमंत सोरेन को बर्दाश्त नहीं कि उनके परिवार से हटके कोई उनका नेता रहे या फिर मुख्यमंत्री पद पर रहे। तो जाहिर सी बात है कि परिवारवाद का मुद्दा इस बार भुनाने की तैयारी में बिल्कुल बीजेपी थी। तो क्या इस प्लान पर भी कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन ने, जेएमएम ने और इंडी गठबंधन ने पानी फेरा है? गीता, 2-3 पहलू है यहाँ पे, खास करके जिस तरीके से बसंत सोरेन को बाहर किया गया मंत्रिमंडल से और उसके बाद से क्या कुछ परिणाम आएंगे, किस तरीके के रिएक्शंस आएंगे, ये तो बाद में पता चल पाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि बीजेपी के तमाम नेता, जो बड़े नेता हैं, खास करके निशिकांत दुबे, इस बारे में बार बार चर्चा कर रहे थे कि बसंत सोरेन ना तो पार्टी से खुश है, ना ही परिवार की गतिविधियों से। और हाल के दिनों में जिस तरीके से एक और चर्चा आई थी कि सीता सोरेन के साथ कुछ बातचीत चल रही थी उनकी, ये सारी चीजें लोकसभा चुनाव के ठीक पहले की बात आई थी। लेकिन फिलहाल की बातचीत की जाए तो साफ तौर पे दिखाई पड़ता है कि बीजेपी को 2 मुद्दे बड़ी तेजी से सामने दिखाई पड़ सकते हैं। एक तो सबसे पहला कि परिवार में जिस तरीके की टूट फूट की बात वो करती रही है, उसका फायदा उठाने की जरूर बीजेपी कोशिश करेगी। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि एक बयान और आ रहे थे, जब चंपाई सोरेन को हटाया गया था तब ये कहा जा रहा था कि आदिवासियों के हित में सिर्फ सोचा जा रहा है, उनके लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है। हेमंत सोरेन जिस तरीके से उनका परिवार है, अपने बारे में ज्यादा सोच रहा है और आदिवासी के हित की बातचीत नहीं कर रहा है। चंपाई सोरेन को हटाने के पीछे इस बात को लेकर कहीं न कहीं अब उनकी बयान आ रहे थे बीजेपी की तरफ से। लेकिन अब इन दोनों मुद्दों को लेकर किस तरीके से विधानसभा के चुनाव में जाया जाएगा, ये एक बड़ी बात देखने को मिल सकती है और आने वाले समय में ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी कहीं न कहीं। लेकिन हेमंत सोरेन जिस तरीके से एक रणनीति के तहत काम कर रहे हैं और साफ तौर पर इस बात को लेकर अब संकेत दिए हैं कि परिवारवाद को लेकर जो सवाल बीजेपी खड़ी कर सकती थी, उसको सीधे सीधे खत्म करने की कोशिश की गई है। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि गठबंधन दल के तमाम नेताओं के साथ उनकी बेहतर स्थिति है, तालमेल बहुत बेहतर तरीके से चल रही है और किसी की तरफ से कोई ठोस रणनीति के तहत बातचीत नहीं की जा रही है या फिर कोई ऐसी आवाज नहीं उठाई जा रही है जिसका असर सीधे सीधे गठबंधन पर पड़े, या फिर हो सकता है कि चुनाव के दौरान इन सारी चीजों का जिक्र किया जा सके। तो तमाम चीजें कई चीजों को देखकर चलेंगी और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले अभी कई बातों को हम जिक्र करते नजर आएंगे और साफ तौर पर यह भी देखा जाएगा कि राजनीति में जो पहलू है उस पर गौर किया जाए तो
तमाम बातों को लेकर गठबंधन दल के लोगों से बातचीत होगी और उसके बाद से तालमेल की जब स्थिति फिर से बनाई जाएगी, सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत की जाएगी, तब हो सकता है कि बीजेपी एक बार फिर से हमलावर होगा और इन सारे मुद्दों को लेकर सवाल खड़े करने की कोशिश करेगा। जी बिल्कुल राकेश जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, हेमंत सोरेन की मुश्किलें